तो स्वागत है बच्चों वेक्टर लेक्चर सीरीज के अगले लेक्चर में, जहां हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों अभी तक अपन ने वेक्टर को कैसे जोड़ना सीखा, ज्योमेट्रिकली जोड़ना सीखा, हमने डायग्राम बना के जोड़ना सीखा। लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, अब हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड करना सीखेंगे। बेटा अब हम फॉर्मूलेस के साथ खेलने वाले। अभी तो बस हमने चित्रकारिता से पूरा वेक्टर एडिशन देखा और हमें समझ भी आया, हमने आंसर्स भी निकाले। बट अब एक और तगड़ी मेथड हमारे पास वेक्टर को जोड़ने की है, जिसमें अपन प्रॉपर फॉर्मूलेस का यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। एंड सपोज करें, सपोज एंगल बिटवीन, सपोज बच्चों एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं। सपोज ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। एंड ए का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, ए का जो मैग्नीट्यूड है इसे मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, अपन कर सकते हैं ऐसा। और जो बी का मैग्नीट्यूड है इसे मैं बी से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, अब बच्चों मुझे निकालना है कि जब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ूंगा तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इनके टर्म्स पर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी इनके टर्म्स पर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मेरे को ए और बी वेक्टर दिए हुए थे, तो सबसे पहले बच्चों मैं उनको ज्योमेट्रिकली ऐड करके दिखाता हूं। मैं कैसे ऐड करूं? सपोज दिस इज ए वेक्टर और मुझे इसको बी वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो मैंने इन्हें टेल टू टेल जोड़ दिया। ठीक है, टेल टू टेल जोड़ा। तो बच्चों यहाँ पर मैं कौन सा लॉ लगाऊं, ट्राइंगल की पैरेललोग्राम की पॉलीगन? तो बच्चों यहाँ पर मैं लगाना चाह रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जहां से मुझे ये थीटा एंगल, दिस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। याद करो बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल किसे बोलते थे? जब उन्हें टेल टू टेल जोड़ा जाए और जो छोटा एंगल बने बच्चों, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बढ़िया, अब क्या करना है? अब अपन को ए के पैरेलल एक लाइन खींचनी है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल और इक्वल एक लाइन खींचनी है, और बी के पैरेलल और इक्वल भी एक लाइन खींचनी है। तो बच्चों हमारा ये बन गया क्या, एक पैरेललोग्राम। एंड बच्चों ये जो वेक्टर होगा, जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी कि क्या? रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ के जो नया वेक्टर बना वो। और बेटा अपन बोल देते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है, सपोज करो इट इज मेकिंग बीटा एंगल विद ए वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन होगी। बेटा डायरेक्शन अपन एंगल से बताते हैं, तो ये सपोज करो रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है वेक्टर ए से। ओके, अब हमारा काम क्या है, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है टू फाइंड मॉड ऑफ आर। टू फाइंड मॉड ऑफ आर यानी कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ के वेक्टर बना, कौन सा वेक्टर बना बच्चों? आर वेक्टर बना। इसकी लेंथ निकालनी है हमें, लेंथ निकालनी है। तो हम कुछ यहाँ पर ज्योमेट्री के रूल लगाएंगे और लेंथ निकालेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ये बी वेक्टर की लेंथ अगर बी से मैं डिनोट करता हूं, तो बच्चों ये लेंथ कितनी होगी? व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये बताएगा बच्चों, दिस लेंथ विल बी क्या? बी। क्यों? बेटा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का बी वेक्टर ही है। चलिए बच्चों, अब मैं इस पर एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, छोटा सा कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार है। मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है बच्चों, इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल ए और इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल बी। ठीक है, बढ़िया। अच्छा बच्चों बताओ, ये एंगल कितना होने वाला है? ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा कि बीटा होगा? सर ये तो बहुत बेकार सा सवाल है। ये एंगल होने वाला है थीटा। व्हाई? बिकॉज बेटा बी और ये पैरेलल है, एंड दीज एंगल्स आर व्हाट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। बढ़िया। अब बच्चों हमें निकालना है इस आर वेक्टर की लेंथ। ये जो आर वेक्टर बना है ना यहाँ पर, ये वाला, बच्चों हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। कैसे करें? तो बेटा आपको क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? बोलो, क्या आपको इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? बढ़िया।
चलो बच्चों मैं यहाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल को बना देता हूँ। इस तरीके से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ। बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कितना है? इसका बेस है सर इस ए वेक्टर की लेंथ प्लस ये जो छोटी सी लेंथ अपन ने बनाई है ए प्लस ए। बच्चों यहां भी इसको बना देते हैं ए प्लस ए। और बच्चों इसका जो परपेंडिकुलर अपन बोल के चले इसे, तो ये कितना है? ये सर तो दिख रहा है बी है। और ये क्या लाइन है? दिस इज आर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो बच्चों यहां पर क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं? पक्का? ठीक है बच्चों लगा लेता हूं। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बहुत इजी। चलिए बच्चों क्या करें, अच्छा इसे खोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे क्या करें? बच्चों इस छोटे ट्रायंगल को देखो, इस छोटे ट्रायंगल को जरा ऑब्जर्व करो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ी है ना। इस छोटे ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो और इस छोटे ट्रायंगल में क्या आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज बी। यहां से बच्चों स्मॉल बी की वैल्यू कैपिटल बी के टर्म्स पर क्या आ गई? बी साइन थीटा आ गई। बच्चों मैं यहाँ पर स्मॉल बी स्मॉल ए नहीं लिख सकता क्योंकि वो तो मैंने कंस्ट्रक्ट करे है ना। मुझे आंसर किसके टर्म्स पर देना है? मुझे आंसर ए बी और थीटा के टर्म्स पर देना है। तो उसी तरीके से मैं कैपिटल स्मॉल ए को भी हटा देता हूं। तो स्मॉल ए को कैसे हटाऊंगा बच्चों? इस ट्रायंगल को देखो, कॉस थीटा का यूज करते हैं। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज स्मॉल ए अपॉन कैपिटल बी। तो बच्चों यहां से हमारा स्मॉल ए कितना आ गया? ये आ गया बी कॉस थीटा। अब बच्चों क्या करना है? इस स्मॉल बी और स्मॉल ए को उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो बच्चों जैसे ही मैं इसे वहां पटकता हूं तो मेरा जो आर स्क्वायर है ये बन जाता है आर स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों ए स्क्वायर तो एज इट इज रहने वाला है, स्मॉल ए स्क्वायर, स्मॉल ए कहां गया? ये रहा। इसके बदले रखना है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर इज बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर रहा 2 इंटू कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, एंड व्हाट इज स्मॉल ए? इट इज अगेन बी कॉस थीटा बच्चों। और उसके बाद हमारे पास बचा बी स्क्वायर वाला टर्म। और व्हाट इज बी स्क्वायर? बी स्क्वायर इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और जिसे अपन लिख सकते हैं सिंपली बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर इतना? अब बच्चों क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? देख के बताओ जल्दी, क्या मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हमें एक आइडेंटिटी याद आ गई जो हमने 10वीं कक्षा में पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां पर अपन क्या करते हैं ना, यहां पर अपन आर स्क्वायर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों मैंने इस टर्म से और इस टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। आई होप ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये क्लियर हुई होगी। प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों यहां से हमारा रिजल्टेंट क्या आया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों अगर तुम्हें दो वेक्टर दिए हैं, उनका मैग्नीट्यूड दिया है, उन दोनों के बीच का एंगल दिया है, तो जो इन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ये वाला, इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? इसकी लेंथ होगी ये, एंड दैट इज रिटन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों एकदम इजी फॉर्मूला है और आगे चलने तक तुम्हारे ये साथ रहेगा, अब इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो आप ये डेरिवेशन भी सीख लो, एंड ये डेरिवेशन में जो छोटी छोटी चीजें आ रही है, ये करना बच्चों ये आगे और ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डेरिवेशन समझ आया। इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूले कैसे बना, इसकी मीनिंग क्या है, एंड ये तो जेई के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो सीधे सीधे फॉर्मूले से सवाल आते हैं, जब आप इस फॉर्मूले को अच्छे से हैंडल करना सीख जाए। बढ़िया बच्चों, तो ये हमने निकाल लिया जो हमारा रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉड। अब बारी आती है बच्चों निकालने की ये बीटा एंगल। बच्चों ये भी कोई बड़ी बात नहीं है बीटा एंगल निकालना, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं
ताकि हम यहीं पर बीटा एंगल भी निकाल पाए। तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं दिस बीटा एंगल, इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, देखा बच्चों इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं tan बीटा लिखूं, बच्चों ये बीटा है क्या, यहीं पर देख लो दिस इज बीटा। तो अगर मैं tan बीटा लिखने की कोशिश करूं तो वो कितना होगा सर, tan बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है स्मॉल b और बेस है बच्चों कैपिटल A प्लस स्मॉल a। आई होप क्लियर है। तो बच्चों अब ये स्मॉल b को और स्मॉल a को अगेन उठा के यहां पटक देने का, तो बच्चों तुम्हारा tan बीटा कितना आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा सर स्मॉल b के बदले अपन को रखना है b साइन थीटा अपॉन कैपिटल ए को एज इट इज प्लस स्मॉल ए के बदले बच्चों रख दो b cos थीटा। तो बच्चों यहां से अपन का एंगल बीटा भी आ गया, जिसे अपन और फैंसी वे में लिखेंगे tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो बच्चों इस तरीके से जब अपन दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक वेक्टर से एंगल बनाता है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। अब बच्चों इसमें कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। बच्चों ये जो रिजल्टेंट है ना, ये जो एंगल बना रहा है ये मैंने ए वेक्टर के साथ लिया है, अगर मैं इसे बी वेक्टर के साथ लेता तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं दिखाई देता। बच्चों इसको याद करने की सीधी सी टेक्निक है, ऐसे याद करो कि tan जो होता है दिस इज साइन अपॉन कॉस, तो वो तो लिखना है, साइन ऊपर ही आएगा और कॉस नीचे आएगा, पर ये जो साइन आएगा ऊपर ये b के साथ आएगा और कॉस भी किसके साथ आएगा, b के साथ आएगा। यानी कि इस बीटा को आप जिस भी वेक्टर के साथ बना रहे हैं, आप यहाँ पर a के साथ बना रहे हैं, तो उस बेचारे को अकेला छोड़ और दूसरे वेक्टर के साथ साइन ऊपर और कॉस नीचे जोड़। क्लियर है बच्चों। अगर यही एंगल में बी वेक्टर से पूछता, सपोज बीटा डैश कौन सा एंगल है, अगर मैं पूछता इस एंगल के टर्म्स पर आंसर बताओ तो बहुत इजी है सर, क्या करना है सर, tan बीटा डैश हो जाएगा, tan बीटा डैश हो जाएगा। क्या ट्रिक बताइए, मैं अब एंगल बना रहा हूं बी के साथ, तो बी को अकेला छोड़ दो, नीचे आएगा कॉस थीटा और ऊपर आएगा साइन थीटा, और वो किसके साथ रहेगा, ए के साथ रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने बीटा डैश भी निकाल लिया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अपन मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट लिखते हैं, और ये जो मेथड है बच्चों इसे अपन बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। इसमें अपन प्योर अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं आंसर लिखने के लिए। ठीक है, हमने ज्योमेट्री का भी यूज करा, बट हम आंसर किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, अलजेब्रिक क्वांटिटीज के टर्म्स में। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोली जाती है, एनालिटिकल मेथड बोली जाती है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे सामने एक सवाल आता है, बोला जाता है टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 5 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट सम ऑफ टू वेक्टर्स। तो एकदम सिंपल सा सवाल है बच्चों, आपको इस तरीके से दो वेक्टर दिए हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 5 और दूसरे का मैग्नीट्यूड है 3, और बच्चों इनके बीच का एंगल कितना दिया है, इनके बीच का एंगल दिया है सर 60 डिग्री। बच्चों अपन को क्या कर लेना था, एक पैरेललोग्राम बनाना था, और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, चलो इसको अच्छे से पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बच्चों अपन को देगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, और इसकी लेंथ निकालना क्या था भाई, फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा सर, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 60 डिग्री। तो यहां से बच्चों r हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 5 इज 25, 3 3 जा 9, 5 15 इंटू 2 30, और cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो ये r जो सॉल्व करके आएगा इसे आ जाना है 25 प्लस 9 प्लस 15। ठीक है बच्चों, सही कैलकुलेशन है, बिल्कुल सही। 25 प्लस 15 जुड़ के हो जाता है 40, 40 में 10 जोड़ हो जाएगा 50, लेकिन ये होगा -1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 49 एंड दैट इज इक्वल टू 7। तो बच्चों एक विचित्र चीज दिखाई दे रही है हमें वेक्टर में, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हमारे वेक्टर एडिशन में 5 और 3 जुड़ के क्या होता है बच्चों,
5 और 3 जुड़ के होता है 7, जब उनके बीच का एंगल कितना हो 60 डिग्री। तो बड़ा ही विचित्र एडिशन होती है। ठीक है, आंसर 5 और 3 आज तक तो 8 आया करता था, लेकिन आज कितना आंसर आ रहा है 7 आ रहा है। इसलिए बेटा ये एक स्पेशल टाइप के एडिशन लॉ फॉलो करते हैं, और वो लॉ हमने पढ़ा भी है बच्चों, अभी अभी पढ़ा। दिस इज द लॉ, दिस इज द लॉ। ठीक है, इन लॉस को फॉलो करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड तो अपन ने निकाल लिया रिजल्टेंट का, अब इसकी डायरेक्शन की बारी। तो बच्चों डायरेक्शन अपन किससे मांगे, 5 वेक्टर से मांगे, tan बीटा। बच्चों tan बीटा कितना हो जाएगा, बोलो tan बीटा। ऊपर रहने वाला है साइन कितना 60 डिग्री, किसके साथ लिखूंगा मैं, जिससे एंगल बना रहा हूं उसे अकेला छोड़ना है, यानी कि 5 को अकेला छोड़ना है, प्लस 3 के साथ मुझे कॉस लगाना था, और 3 के साथ साइन। ठीक है बच्चों, मेरे को भी आज तक याद नहीं हुआ, मैंने ऐसे ही याद किया है और मैं उसी समय बनाता हूँ। ठीक है, तो वो करते करते आपकी आदत हो जाएगी। तो बच्चों यहां से tan बीटा लिखते हैं, tan बीटा इक्वल टू 3 साइन 60 डिग्री, यानी कि बच्चों साइन 60 डिग्री होता है √3/2 प्लस 5 प्लस बच्चों cos 60 डिग्री होता है 1/2। इसे करते हैं सॉल्व, ये हो गया 3√3/2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 10 प्लस 13/2। बच्चों बहुत खतरनाक सा हमारा ये एंगल बन के आ रहा है, दैट इज इक्वल टू tan बीटा बराबर 2 से 2 होगा कैंसिल, और बचेगा 3√3/13। न जाने ये क्या एंगल होता है बच्चों, ये तो अपन को सॉल्व करके ही पता चलेगा जब अपन कैलकुलेटर का यूज करेंगे। पर घबराओ मत, हम इसको इस फॉर्म में लिख के छोड़ दें तो भी अपना काम बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जो बीटा एंगल आ गया वो किस तरीके से आया, अब ये क्या है, कैलकुलेटर आप यूज करिए और इसका आंसर फाइंड करिए बच्चों, कितना डिग्री है, कितना रेडियन होने वाला है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और कैसे अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाला। तो एकदम फॉर्मूला बेसिस सवाल है, ये सवाल इसलिए कराया गया ताकि अपन ये फॉर्मूला यूज करना सीख लें। वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस अपन को देखने हैं। सबसे पहला केस है जब हमारे वेक्टर पैरेलल हों, जैसा कि वहां दिख रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर बच्चों पैरेलल है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में धक्का दिखाया जा रहा है, जैसे ये चंगू मंगू यहाँ पर दे रहे हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। एक ज्यादा तेज धक्का दे सकता है, एक कम दे सकता है, एक वेक्टर छोटा है, एक वेक्टर बड़ा है, बट दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो बच्चों इस वजह से इनका एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। दो वेक्टर जब पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो बच्चों जो उनका रिजल्टेंट होता है r, उसकी जो लेंथ होती है वो सिंपली हो जाती है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे बच्चों, बच्चों आर का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, आर का फॉर्मूला हुआ करता था सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड यहां पर जो थीटा है सर वो है 0 डिग्री। वेरी गुड, तो आर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, दैट इज इक्वल टू आर बराबर हो गया बच्चों, ये क्या एक आइडेंटिटी मिल गई, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट में अंदर किसी का स्क्वायर अगर करना है तो आंसर सिंपली हो जाता है ए प्लस बी। तो बेटा बेसिक सी मैथ थी यहाँ पर। तो अगर हमें दो वेक्टरों को जोड़ना है जो कि पैरेलल है, जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो बच्चों उस केस में हम उनके मैग्नीट्यूड्स को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही बेटा इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दूसरे केस में फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये एक रस्सी को ये दो जने खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ, तो दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं बच्चों वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स ज्यादा लगा रहा हो सकता है, एक फोर्स कम लगा रहा हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिंपली इनका सबट्रैक्शन होता है। कैसे सर, बच्चों जब वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। सर कैसे पता, बेटा ये रहा ए वेक्टर और यहां से रहा बी वेक्टर, दोनों को मैंने टेल टू टेल जोड़ा, और इनके बीच का जो एंगल होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से अपन रिजल्टेंट निकालते हैं इन दोनों का। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री
एंड बच्चों व्हाट इज cos 180 डिग्री? cos 180 डिग्री इज 1। तो यहाँ पर अपन cos -1, तो यहाँ पर अपन cos 180 की वैल्यू रखते हैं, दैट इज इक्वल टू √a² प्लस b²। cos 180 है -2ab। ओके, cos तो गया, -1 हो गया। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो बच्चों r वेक्टर में लिख सकता हूं क्या, √b - a का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, b - a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। थोड़ी देर में समझ आएगा b - a क्यों लिखा। तो r इक्वल टू जो रिजल्टेंट है बच्चों वो सिंपली हो जाएगा b - a। बच्चों b - a इसलिए करा क्योंकि b बड़ा है, r छोटा है, और वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए मुझे इसको b - a करना पड़ा। सिंपल सा रीजन। ठीक है बच्चों, अगर मैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछूं किस तरफ होगा, तो बेटा एनालॉजी एकदम सिंपल है, जहां बड़ा वेक्टर होगा वहीं डायरेक्शन होगी। तो ये आर वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी बच्चों, बी की तरफ होगी। एकदम क्लियर, वेरी गुड।